अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया और आज पहला जो सिटिंग थी वो हुई भी, जिसमें हमने देखा बहुत से मरकज़ी कायदीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह भी शामिल थे। अब तहरीक इंसाफ कहती है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते रोज़ाना की बुनियाद पर ये भूख हड़ताल की जाएगी। खान और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, गिरफ्तार ख़वातीन कारकुनान की रिहाई, मैंडेट की वापसी और मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद मुतालबात में शामिल हैं। ये जो इक़दाम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्या इस कदम से कुछ हुकूमत के ऊपर या सिस्टम के ऊपर दबाव डाल पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? अपने तज्जियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है और पूरी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इसके लिए सोहेल वड़ाइद साहब, रीमा उमर साहबा, इरशाद भट्टी साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप सबसे पहले बताइएगा, काफ़ी दिनों से बातें तो चल रही थी, हमने भी डिस्कस किया कि ये कहा गया है भूख हड़ताल का, बट किस हद तक ये दबाव डाल सकता है या मुतासिर कर सकता है इस वक्त कदम? सबसे पहले तो मैडम शेख शुक्रिया कि आपने बताया कि काफ़ी दिनों से बात चल रही थी और हमने भी डिस्कस किया है, और उस दोबारा शुक्रिया के बताया मैंने ही था। सर आपने ही बताया, मैं ये कहने का आपने ही बताया था। डिस्कस आपने किया था, तो फिर आप वाटर कूलर ले जाएं, आप वाटर कूलर ले जाएं भट्टी साहब, और बताएं। मैडम शेख, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं इसके शाह महमूद कुरैशी साहब की। आपने ख़वातीन, शाह महमूद कुरैशी और भूख हड़ताल, इससे इनको फ़ायदा होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई के मुकदमात में इस वक्त जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी वो हैं जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, जिनका 9 मई में कोई किरदार ही नहीं है। वो ना सिर्फ 9 मई की मज़म्मत कर चुके, बल्कि 9 मई से एक दिन पहले 9 मई वाले दिन और 9 मई के एक दिन बाद वो कराची में थे अपनी बीमार एहलिया के साथ। और परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी दो ऐसे थे जिन्होंने जो 9 मई की मज़म्मत भी कर चुके हैं, जो PTI के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के मुखालिफ थे, जिन पर उनकी अपनी पार्टी तनकीद किया करती थी कि आप क्या मौक़िफ़ लेकर चल रहे हैं, और जो आखिरी वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशों में लगे रहे। जहाँ तक मैडम शेख PTI की ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो अगर इतनी जेल और इतनी सज़ा के बाद ख़वातीन के लिए कोई रियायत नहीं है, कोई नरमी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, तो इनका कम अज़ कम ख़वातीन का स्पीडी ट्रायल ही कर दें कि जल्दी ट्रायल हो जाए, इनका जल्दी मुकदमा लग जाए, जितनी सज़ा मिल जाए ताकि ये आगे अदालतों में आएँ। बाकी इन ख़वातीन में कोई फ़रियाल तालपुर तो है नहीं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को कोई दुख या तकलीफ़ हो। इन ख़वातीन में कोई मरियम नवाज़ तो है नहीं कि नवाज़ शरीफ साहब को कोई दुख हो। और ये ख़वातीन और बाकी जो आम ख़वातीन हैं जो जेलों में हैं, उनका तो कोई पुरसाने हाल है नहीं। तो लिहाजा या स्पीडी ट्रायल कर दें या माफ़ कर दें। ख़वातीन इतनी सज़ा काफ़ी होती है। ख़वातीन के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, हाँ, उनमें भी फ़र्क डाला जा सकता है कि जिन पे आप समझते हैं कि ये बहुत ही एग्रेसिव या बहुत ही सबूत या जो कुछ भी है, उनको अलहदा किया जा सकता है, बाकियों को अलहदा किया जा सकता है। जहाँ तक मैडम शेख भूख हड़ताल कैंप का ताल्लुक़ है, तो इमरान खान साहब ने जैसे कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाना है, चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाना है, और ये दोनों हमारे केस भी ना सुने। इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के ख़िलाफ़ रेफरेंस वो दायर कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं। और तीसरा था बैनुल-अक़वामी मीडिया में मज़ीद गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, टाइम्स और अमरीकी अवान नुमाइंदगान और जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के बाद आज गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जुल्फ़ी बुखारी साहब को अपना ओवरसीज़ एडवाइज़र मुकर्रर किया है, और एक टीम बनी है मैडम शेख अमेरिका में, एक टीम बनी है बरतानिया में, एक टीम बनी है यूरोप में, और ये लेके मुकदमा और ये लेके सारा कुछ जा रहे हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स पर, और अगले दिनों में इनकी वो जो ये चीज़ें लेके जा रहे हैं वो भी सामने आएगा। तो इस सारे चक्कर में इमरान खान साहब को भी मशवरा दिया गया। एक तो इमरान खान साहब को सुन तो वो नहीं सकते, ना पहुंच सकती हमारी बात, लेकिन
जो आजकल उनको जाके बताते हैं ना कि सर कल बार था कमाल इनकलाब ही आ गया है, और कुछ जाके बताते हैं कि सर छा गए, अगर आप कौमी असम्बली से निकल जाएं और सूबाई असम्बलियों से निकल जाएं तो अब तो तबाही हो जाएगी। शुक्र है वो उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया, इतना सीख गए हैं। लेकिन कुछ बताते हैं कि सर अब आप भूख हड़ताल करें, और हम सारे भी भूख हड़ताल करते हैं और पूरी दुनिया में भूख हड़ताल होगी और कमाल हो जाएगा। ये भी मेरा ख्याल से गलत है, और खान साहब का यही है कि वो जिन पर एतबार करते हैं फिर कमाल करते हैं, और जिनको फेंकते हैं फिर कमाल फेंकते हैं। तो ये जो भूख हड़ताली कैंप है, इसका कोई ना इस भूख हड़ताली कैंप से कोई मुतालबात माने जाने हैं, ना कोई दबाव पड़ेगा। हाँ, अलामती तौर पर होगा कि एक एक्टिविटी होगी और अलामती तौर पर होगा। अगर उनको उठा ना दिया गया, कोई पर्चे ना हो गए, तो मुकदमात में क्या रिहाई होनी है मैडम शेख? नए मुकदमात बन रहे हैं, मुतालबात क्या माने जा रहे हैं? एक जलसे का मुतालबा है वो भी पूरा नहीं हो रहा। मैंडेट की क्या वापसी होनी है? पीटीआई पर बैन की बातें हो रही हैं। और आखिरी बात, मखसूस नशिस्तें क्या वापस होनी हैं? अभी कई इफ्स एंड बट्स पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद कई इफ्स एंड बट्स के पुल सरात हैं जो तरीके इंसाफ को अबूर करने हैं। सर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हक में बड़े फैसले आए हैं, उनके खिलाफ क्यों अदम एतमाद या उनके खिलाफ क्यों जाना चाहती तहरीक इंसाफ या खान साहब? जी मैडम शेख, ये जो जब जैसे परवेज़ इलाही साहब पर, शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद होती थी पार्टी के अंदर, वैसे ही आजकल बैरिस्टर गौर भी ज़ेरे अताब हैं। तो बैरिस्टर गौर ने एक पूरा तफसील बताई, और उसमें लेकिन 120 के करीब दरखास्तें हैं और केस हैं, दरखास्तों पे दरखास्तें, अच्छा। अपीलों पे अपीलें जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुन रहे थे। लेकिन ये तलखी बड़ी सीता वाइट केस से, जिस तरह उसको 2-1 से मुस्तरद होके, जिस तरह फिर उसको वेबसाइट वो तीसरे थे आमिर फारूक साहब, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने फिर बेंच तहलील कर दिया, वेबसाइट से मुकदमा हटा दिया, और फिर दोबारा बेंच बना और दोबारा नाकाबिले समाअत हुआ। वहाँ से शुरू हुआ। जल्दी से बता दें, आपने कहा मशवरे खान साहब को जो दिए जा रहे हैं, और आपने टोन थोड़ी इस तरह की कि शायद गलत मशवरे हैं। कौन लोग हैं? सीनियर लीडरशिप है? जी मैडम शेख, अच्छा, पीटीआई के अंदर मैडम शेख 3 ग्रुप हैं सर। लेकिन खान साहब तक तो रसाई हर एक को नहीं है ना, तो ये कौन है जो खान साहब को गलत मशवरे दे रहे हैं या उनको बड़ा चढ़ा रहे हैं अंदर जाके कि बाहर पता नहीं कैसा माहौल है? ये मैडम शेख तीन ग्रुप हैं, और ये मिलने वालों की मैं बात कर रहा हूँ। जो नहीं मिल पा रहे उनकी मैं बात नहीं कर रहा। उनमें से एक है जो हक में है कि इस तनाव को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। दूसरा है जो कह रहा है कि अब हम इनकलाब के आखिरी मरहले में दाखिल हो गए हैं, और इमरान खान साहब आपने जो कर दिया है वो 76 सालों में कोई नहीं कर सका। और बहुत सारे वो जो हवाले देते हैं वो ठीक भी होते हैं, जो इमरान खान साहब के हवाले से बातें होती थी और जिस तरह वो जेल में है। अच्छा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है? और वो नतीजा ये निकल रहा है कि इमरान खान साहब जब मिलते हैं तो ज्यादा उनकी सुनते हैं, और फिर उस पर सर ये उन है कौन? अगर आप हमें थोड़ा सा इशारों किरारों में बता सकते ना, हमारी मदद हो जाती, वरना ये कहानियां तो हम बहुत सुन रहे हैं ना। आपका फिर फायदा क्या हुआ हमें? चले, मैं सोहेल वड़ायत साहब की तरफ जाती हूँ, वापस आऊंगी आपकी तरफ। सोहेल साहब, सर आप बताइएगा, हम जब भूख हड़ताली कैंप की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सर क्या तारीख रही है? कब इस तरह की भूख हड़ताली तहरीक चली और क्या इम्पैक्ट हुआ सर उसका? देखिए, ये जो सियासी तहरीकें होती हैं, जरूरी नहीं कि कोई इसका रिजल्ट निकले, जरूरी नहीं कि कल कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन ये दरअसल ये सारी जो चीजें की जाती हैं इनसे आवाम पर असर पड़ता है। आपका एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड होता है। हमारी मसलन अखबार नवीसों की एक बड़ी मशहूर तहरीक थी जो अयूब दौर में हुई थी और फिर ज़ियाद दौर में हुई थी, तो वो यही था कि हम अलामती, हमसे तो वो पहले थे, हम तो उस वक्त अभी नहीं आए थे साफत में, तो वो इसी तरह अलामती भूख हड़तालें होती थी, फिर गिरफ्तारियां पेश की जाती थी। तो उससे ये तो नहीं हुआ कि कोई सारा कुछ बहाल हो गया हो, पाबंदियां खत्म हो गई हों, लेकिन वो आज भी तारीख में वो लोग जिंदा हैं जो वो करते रहे, और उन्होंने अपनी वो जो एक्टिविज्म थी उससे लोगों के ज़मीर को जगाया, अपने असूलों को बहाल रखा। तो सियासी पार्टियों को इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। मसलन अगर तहरीक इंसाफ चुप करके जाके अंदर असम्बली में बैठ जाए और कोई एक्टिविटी ना करे,
तो और बाहर एहतजाज ना करे, भूख हड़ताल ना करे, जाके इलेक्शन कमीशन के बाहर नारे ना लगाए, तो फिर तो जो उसका वर्कर है वो भी सो जाएगा और जो उसके एमएनए हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता असेंबली के ठंडे हालों में बैठे बैठे ठंडे हो जाएंगे। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वर्कर को, अपने सपोर्टर को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते रहना चाहिए। और दूसरा, डेफिनेटली उनके ऊपर चीजें गिरा गुजर रही हैं, उनको तकलीफ है, तो उसका भी उन्हें हक हासिल है। आइन में आजादी है, जमहूरियत में आजादी है। ये अलग बात है कि आज उनके लिए जमीन तंग है, कल कभी उन्होंने भी जमीन लोगों के लिए तंग की हुई थी। तो लेकिन हम तो चाहते हैं कि किसी के लिए भी जमीन तंग ना हो, हर एक के लिए ये हकूक जो आइन में दिए गए हैं, जो जमहूरियत में दिए गए हैं और सदियों की इंसानी जद्दोजहद के बाद ये मिले हैं, तो काश कोई भी इन मुश्किलात से ना गुजरे। तो मेरी तो सारी हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के साथ हैं इस वक्त, और खासकर उन लोगों के जो जेलों में हैं, खासकर उन लोगों के जो मुश्किल में हैं। तो हम वो लोग जो सियासत को अपना बहुत आइडियल समझते हैं, हमारे लिए इन सियासी कारकुनों की जो जद्दोजहद है, इसको सलाम है। हाँ, वायलेंस और सियासत इसको अलग रहना चाहिए, क्योंकि जब आप वायलेंस की डोमेन में जाते हैं तो ये डोमेन सियासत की नहीं है, ये डोमेन फिर पावर्स की है, और पावर्स में जाहिर है जो ताकतवर होता है वही जीतता है। तो इसलिए सियासी पार्टियां जब भी वायलेंस की डोमेन में जाती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, और अगर कोई चला भी गया है तो उससे वापस आना चाहिए, और जो है आइंदा इस रास्ते पे ना जाने की कसम खानी चाहिए। सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसे जुलूस या उसकी इजाज़त नहीं इनको मिली एहतजाज की, अब ये जब भूख हड़ताल कर रहे हैं और असम्बली के बाहर बैठ के, क्या रिएक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से? मेरा ख्याल है कोई खास नहीं, वो भी बजाय इसके कि कोई पन्नू जैसे वाकयात हों या कोई वायलेंस हो, तो मेरा ख्याल है उनके लिए भी ये एक अच्छा है कि जो है एक पुरअमन चीज होगी, और ये जो चीजें हैं पुरअमन, ये तो जारी रहनी चाहिए। बस सियासत में अगर तशद्दुद का अंसर आ जाए, चाहे हुकूमत की तरफ से आए, चाहे सियासी जमात की तरफ से आए, तो तब मुश्किल होती है। अदरवाइज पुरअमन चीजें तो देखें, अगर आप ये भी इंसानी जज्बात पे भी पाबंदी लगा देंगे, अपने इजहार पे भी पाबंदी लगा देंगे, तो हम घुट के मर जाएंगे। तो जिंदा रहने दें। सर, आप कह बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हवा चलती है किसी के खिलाफ तो फिर देखा जाता है ना कि वो हर चीज जो भी कर रहा हो वो गलती होती है। तो इसके ऊपर ऐसा नहीं है। अच्छा। नहीं, देखो ये तो देखें, तहरीक इंसाफ के जाहिर है जो खामियां हैं वो भी मैं हमेशा बयान करने में कभी तामुल नहीं किया, लेकिन आप ये देखें कि 8 फरवरी के बाद उन्होंने बहुत सारे रिकंसिलिएटरी जो है वो स्टेप्स लिए हैं। पहली बात यह है कि वो जैसे कि देखो, उनको बहुत शिकायत है कि भाई उनके साथ धांधली हुई, इसके बावजूद वो असेंबली में आए, इसके बावजूद उन्होंने हलफ उठाए, इसके बावजूद अभी तक असेंबलियों में बैठे हैं, इसके बावजूद कि वो जो है वो कह सकते थे कि हम असेंबली में नहीं बैठेंगे, हम हलफ नहीं उठाएंगे। फिर वो रोज मुलाकातें करते हैं स्पीकर के साथ, रोज एजेंडे पे बात होती है। बजट जो है उसके दौरान भी उन्होंने तकरीरें की, बैठे असेंबली के इजलासों में शरीक हुए। तो ये एक पॉजिटिव चीजें भी उनकी देखें कि वो सिस्टम के साथ उस तरह से खुल्लम खुला बगावत नहीं कर रहे, वो सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम भी उन्हें चलाने की कोशिश करें। हाँ, उनकी गलतियां भी हैं जो हम अक्सर उनको डिस्कस करते रहते हैं। 9 मई एक गलती थी, उससे निकलना चाहिए, और भी वो जो गलतियां करते हैं उसमें भी हम अक्सर बात करते हैं। लेकिन ये भी रिकंसिलेटरी जो उनके स्टेप्स हैं, इनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। हो क्या रहा है कि ये जो रिकंसिलिएशन के हामी लोग हैं, जब गवर्नमेंट जुल्म करती है तो ये बेचारे रिकंसिलिएशन वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। जब इस तरह के मुकदमात होते हैं, जैसे ये रेड हो गई दफ्तर पे, तो वो बेचारे क्या फिर कहें, फिर वो भी कहते हैं कि अच्छा जी, जो इंतहा पसंद है उनके साथ हम आवाज होना पड़ता है। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिक्स को पुरअमन रखना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि उनको मायूस नहीं करना चाहिए। ठीक है सलीम सैफी साहब, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि एक तनकीद ये भी आती है कि बेशक सिस्टम का हिस्सा या मुख्तलिफ जमहूरी फोरम्स पर, पार्लिमानी फोरम्स पर तहरीक इंसाफ मौजूद तो है, लेकिन सिस्टम को चलने नहीं दे रही, हर जगह पर कहीं ना कहीं रोड़े अटकाती है जहां पर उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो रहा हो।
नहीं, देखें, हुकूमती इक़दामात पे तनकीद करना, उनका हुकूमत का रास्ता रोकना और पुरअमन तरीक़ों से और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए इसी तरह भूख हड़ताली कैंप करना, कुछ और करना, ये तो पीटीआई का आईनी हक है। और अगर वो उसमें तशद्दुद का अंसर ना हो तो हम में से किसी को उस पर एतराज़ वो नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को भी कम से कम पीटीआई के लिए ये रास्ता खुला छोड़ना चाहिए कि वो बोले और अपने दिल की बात वो करे। तो मुझे तो इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती। सही सर, अब कुछ हासिल कर पाएगी तहरीके इंसाफ इससे? जिस तरह सुहेल ओढ़ानी साहब ने कहा कि इस तरह की चीज़ों का फटाफट कोई रिजल्ट तो नहीं निकलता, लेकिन लोगों तक बात पहुंचती है, हुकूमत पे या मुखालिफ फरीक पे दबाव पड़ता है। और अगर किसी पार्लियामेंट के मेंबरान उस पार्लियामेंट के अंदर बैठने की बजाय बाहर बैठे हों तो हुकूमत पे एक मॉरल दबाव तो होता है। सर, फटाफट का लफ्ज़ दिलचस्प है क्योंकि इससे पहले देखा गया तहरीक इंसाफ ने बहुत सी एहतजाजी तहरीक, अपोजिशन तहरीक ऐलान किया, जल्द से जुलूसों का ऐलान किया, लेकिन फिर फॉलो थ्रू नहीं करती। आपको लगता है इसके ऊपर वो दिल जमाई से आगे लेके चलेगी? हाँ, नहीं, देखिए, ये जो पिछले 2 साल है इसमें पीटीआई की भी बड़ी तरबियत हुई है, इसीलिए पीटीआई से मुतालिक हम जैसे तालिब इल्मों का रवैया भी बदल गया है। जब वो हुकूमत में थे या हुकूमत से पहले 2014 के धरनों के दौरान, तो उनका रवैया वो इंतहाई जारहाना था, उसमें फसाइयत थी, उसमें कोई मुफाहिमत नाम की चीज़ नहीं थी। तो इसलिए हम जैसे लोग उन पर तनकीद भी कर रहे थे। और आज तो ये तरबियत के साथ सियासी जमातें बनती हैं। मसलन मुस्लिम लीग नून भी इस्टेब्लिशमेंट के बतन से निकली है, इसी तरह बाकी जमातें भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बतन से निकली है। तो ये एक अच्छा हुआ है और सियासी जमातों की तरबियत इसी तरह के माहौल में होती है। जब आप जेलों के और पकड़ दकड़ के और इन मराइल से गुजर जाते हैं तो उसके साथ साथ आपकी तरबियत भी होती है। तो पीटीआई में अभी एक बड़े तबके की वो मैच्योर तरबियत हो गई है और वो मैच्योर सियासतदान अब नज़र आने लगे हैं। एक तबका अब भी उनके यहाँ ऐसा है जो अभी तरबियत के उन मराहिल पे पूरा उनसे नहीं गुजरी है और उस मायार पे पूरा नहीं उतरती, लेकिन मुश्किलें इंसान को सिखाती हैं, मैच्योर बनाती हैं, सोच में पुख्तगी लाती हैं। अगर आप लीडरान का या जिसका आप सराह रहे हैं उनका नाम ले लें तो हमारे लिए समझने में ज़रा वजाहत हो जाएगी। नहीं, इसी तरह मैं उसमें तफरीक पहले अगर भट्टी साहब से जो नाम थे उसमें ज़्यादा सस्पेंस है। भट्टी साहब से वो नाम ले लें तो फिर सर वो तो मैं बाद में लूँगी ना, पहले आप बताएं, आप जिनके सियासत के स्टाइल को समझ रहे हैं, उन्होंने सीखा है, सराह रहे हैं, वो कौन है? देखिए, एक तबका तो ऐसा था शफकत महमूद और इस तरह के लोगों का कि जिन्होंने सिरे से सियासत ही छोड़ दी या पीटीआई से अलग हो गए। दूसरा तबका अब भी पीटीआई के अंदर ऐसा है जो वो मुफाहिमत की बात करते हैं और वो वही तबका है जो आके पार्लियामेंट में बैठ गए हैं, पार्लियामेंट में बातें सुलझाने की बात कर रहे हैं। और इसी तरह एक तीसरा तबका भी है जो इनकलाब और उसकी बात कर रहे हैं, खुसूसन ज़्यादा नुकसान साहब। अच्छा चलें, रीमा, आप बुनियादी सवाल, ज़्यादा नुकसान वही लोग पहुंचा रहे हैं जो बैरूनी मुल्क जाके बैठ गए हैं। अच्छा। खुद अपने आप को उन्होंने महफूज कर लिया है, ठीक है, और वो पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि ये लोग उनके लिए कुर्बानियां दे दें और वो फिर सिर्फ इख्तिदार के लिए आ जाएं और फिर बाहर चले जाएं। ठीक है रीमा, बुनियादी सवाल का तो आप जवाब देंगी। अभी भट्टी साहब ने खबर दी, वो कहते हैं कि जी सोचा जा रहा है अदम एतमाद करने का चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के ऊपर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर भी। इसके ऊपर भी बताइएगा थोड़ा सा, क्या तहरीक इंसाफ का चले एक सियासी बयानिया या गिला अपनी जगह, लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त और जायज़ होगा कानूनी तौर पर अगर वो शिकवा शिकायत करते हैं इन दोनों से? तो जी शुक्रिया लीना। किस सवाल का पहले जवाब देना है मुझे? आप बुनियादी सवाल पे पहले बात कर लीजिए, जिस तरह आप चाहें।
अच्छा, ये जो भूख हड़ताल है, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी क्या रिस्पांस आ रहा है। मेरा ख्याल है एहतजाज जो है वो हर सियासी जमात का हक है, और पीटीआई जो है उनकी जो मुतालबात हैं वो बहुत संजीदा हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं वो बहुत, उनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब उसके रिस्पांस में आप कुछ घंटों की भूख हड़ताल करते हैं असेंबली के बाहर, मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स कह रहे थे कि ये तो डाइट प्लान ज्यादा लग रहा है कि आप 3-4 घंटे कुछ ना खाओ। कुछ लोग ये कह रहे थे कि लोग कम हैं, कैमरा ज्यादा हैं, कि इसके बाद जाके 5 स्टार होटल में शायद सब मिलके जो भूख हड़ताल कैंप का हिस्सा हैं वो हाई टी करेंगे। इस तरह के लोगों के मुझे तो ज्यादा सेंटिमेंट्स नजर आए। हुकूमत की तरफ से तो ऑफ कोर्स वो इसका मजाक बनाएंगे ही, लेकिन इवन पीटीआई के अपने सपोर्टर्स की तरफ से मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा एक ठोस मजबूत कोई रद्द अमल देखना चाहते हैं पीटीआई की तरफ से। और ये अलामती भूख हड़ताल या पैरोडी भूख हड़ताल शायद उनका जो एक थर्स्ट है टू सी समथिंग हैपनिंग वो शायद पूरी ना कर पाए। तो अगर वो उनके सपोर्टर्स भी इससे खुश नहीं है तो आप हुकूमत पे किस तरह का दबाव डाल सकेंगे? आई डोंट नो। मतलब लोग ये कह रहे हैं ना, जो उसकी पिक्चर्स आ रही हैं साफी साहब वो इतनी कोई संजीदा लग नहीं रही। आई डोंट नो, अगेन मैं आपको सपोर्टर्स का बता रही हूँ कि क्या उनका रिस्पॉन्स आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि सपोर्टर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है बट प्रैक्टिकली वो इकदामात लेना ऐसा बड़ा मुश्किल? देखिए, कुछ ना कुछ तो करना है पीटीआई को। अगेन मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या उसकी शक्ल होनी चाहिए, लेकिन मैं कल असद कैसर साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे फ्राइडे को जो मुल्क में और मुश्किलात हैं जिनका लोगों को सामना है, सिर्फ पीटीआई की जो सियासी मुश्किलात हैं उसके अलावा भी इन्फ्लेशन के इशूज हैं, टेररिज्म का इशू है और बहुत सी मुश्किलात हैं। वो उन मूवमेंट्स के साथ उन लोगों को भी अपील करने के लिए कुछ वो भी स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं। शायद ये भी एक ऑप्शन है कि सिर्फ पीटीआई अपने आप को एक मखसूस जमात के तौर पे ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, और जो लोग हैं उनके साथ भी मिलके उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रीवेंसेस, उनको भी एक आवाज दे जिनको उस तरह से लाइमलाइट नहीं मिलती। अगर पीटीआई बात करेगी तो शायद मिल जाए। बस मैं यही है जो मुझे नजर आ रहा है। अगेन मेरी इस पे कोई एक्सपर्टीज नहीं है, शायद ऐसा ही होता है और लोगों को इसका कुछ दबाव बन जाता है, लेकिन जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो मेरे लिए तो उस तरह पावरफुल नहीं है। दूसरी बात जो आपने चीफ जस्टिस के खिलाफ सुनने में आ रहा था, वो रेफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल असद कैसर साहब ने अगेन ये डिनाई किया। उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई उनका इरादा नहीं है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ही वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए हैं। जो चीफ जस्टिस का पीटीआई के बेंचेस पे बैठने की बात है वो ऑलरेडी जो नैब वाला केस चल रहा है उसमें उन्होंने उसकी बात की है। तो मुझे अगर आप एक्चुअली जस्टिस बाबर सत्तार आजकल पीटीआई को भी बहुत पसंद है, उनका एक फैसला है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक केस चल रहा था बुशरा बीबी वाला, उसमें हुकूमत ने उनके रिक्यूजल की बात की थी, हुकूमत के कुछ इदारों ने, उन्होंने बहुत तफसीली फैसला लिखा कि रिक्यूजल आप कब मांग सकते हो, और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा जो है उसके गाइडलाइंस दी हैं कि कब आप नहीं कह सकते, क्या आपको प्रूव करना पड़ता है। इवेंचुअली डिस्क्रेशन जो है वो जज की ही होती है, और भी उन्होंने मामलात हैं वो डिस्कस किए। कभी अगर ऐसा हो तो हम उस पर तफसीली बात कर सकते हैं, बट फिलहाल मुझे नहीं मालूम ये असल में हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि सुन तो हम ये बहुत अरसे से रहे हैं। कल असद कैसर साहब ने इसको एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो रहा। तो मुझे नहीं मालूम वो माइनॉरिटी में मेजॉरिटी में है तो सीनियर लीडर, पर उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। ठीक है भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले फिर आपने थॉट्स गैदर कर लिए हो तो बता दें खान साहब को कौन गलत मशवरे दे रहे हैं। मैडम शेख, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त दायर कर दी गई है। कर दी गई है? जी कर दी गई है। फायज ईसा काजी साहब के जो है वो हतमी मराहिल में है, ये सुना जा रहा है, और वो भी एक दो दिन अगले में कर दी जाएगी। दूसरा, दो बड़ी मज़े की ख़बरें हैं, चुटकले हैं। एक तो कि केपी असम्बली ने करारदाद मंजूर की है कि मुराद सईद के ख़िलाफ़ मुकदमे ख़त्म किए जाएं, सिक्योरिटी फराम की जाए और उन्हें तगमा शुजात दिया जाए। और दूसरी बड़ी मज़े की, उससे भी बड़ी मज़े की खबर है, वो ये है कि आसमानी बिजली से बचने के लिए इक़दामात नहीं हैं, आग बुझाने के लिए पानी नहीं है, धुएं के अखराज के इंतज़ामात नहीं हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट सील किया जाता है, मनजानम मेट्रो कॉरपोरेशन इस्लामाबाद।
अब आप कहती हैं कवानीन नहीं है, कितने अच्छे कवानीन हैं, कितने मज़े के कवानीन हैं, कितना फ़िक्र है इनको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को, तो मुल्क तरक्की कर रहा है मैडम शेख। ठीक है जी, भट्टी साहब ने स्कूप दिया है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि जो अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 60 अरकान हैं, उन्होंने कुछ गैर मुनासिब सा रवैया अपनाया है। वो कहते हैं एक तो हुल्लड़बाजी, कार्रवाई चलने ना देना, ये सब तो रिवायत की बात थी, लेकिन इससे बढ़कर हुआ ये है कि अपोजिशन ख़ुद से इजलास बुलवाती है असम्बली का और उसके बाद हाज़िरी लगाकर चली जाती है, बेनिफिट्स लेती है, यानी TADA वगैरह जो मिलते हैं इनको, इजाफी पर्क्स भी वो लेते हैं और इजलास में शरीक नहीं होते, बस हाज़िरी लगाई और चले गए। ये उन्होंने भी कहा कि इससे मुतल्लिक उन्होंने लिख दिया है वज़ारत कानून को ताकि वो रहनुमाई करें कानूनी तौर पर क्या हो सकता है इनके ख़िलाफ़, क्या एक्शन लिया जा सकता है। और ये भी कहा कि ये रवैया उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि सिर्फ पंजाब असम्बली तक नहीं महदूद बल्कि कौमी असम्बली में भी पाया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि कौमी ख़जाना पहले ही बुरी तरह से डिप्लीटेड, आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है, इस तरह से अगर ख़र्चों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और फिर इस तरह से बेनिफिट्स को गैर जिम्मेदाराना तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिस नौयत का मलिक अहमद ख़ान साहब, उसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों की क्या राय है? सोहेल वड़ाइच साहब क्या कहेंगे? ये जो बात की है मलिक अहमद ख़ान साहब ने और उस पार्टी के बारे में कर रहे हैं जो तो मॉरल हायर ग्राउंड पे खड़ी होती है, राइचसनेस को सपोर्ट करती है। नहीं, बस सियासी तौर पर तो मलिक अहमद खान ने एक अच्छा छक्का मारा और जाहिर है इस पे PTI डिफेंसिव भी होगी क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये तो हाजिरी तो लगाते हैं और ताकि उन्हें पैसे मिले और इजलास में शिरकत नहीं करते। लेकिन देखिए ये कोई प्रैक्टिस कोई अनयूजुअल नहीं है, ना कोई इसमें कोई इतनी हैरानगी वाली बात है। हम लोग जो कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों की प्रोसीडिंग्स देखते रहे हैं और जाते रहे हैं, ये रोज की प्रैक्टिस है। अक्सर अरकान जो हैं वो सिर्फ लॉबी में ही आते हैं और या असम्बली में सिर्फ मुंह दिखाते हैं और निकल जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ बदकिस्मती कह लें, अच्छा कह लें, और फिर आपको पता है कि 90% लोग तो वैसे ही गूंगे हैं कि वो अगर असम्बली के इजलास में भी जाएं तो स्वाय बजट इजलास के शायद बोलते भी नहीं है। तो हमारे यहाँ अब दूसरा अगर चले ये भी कर लिया जाए तो जो असम्बली का असल काम है वो तो है लेजिस्लेशन, और कितने अभी 1860 के कवानीन चले आ रहे हैं पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी। इंडियन पेनल कोड है और इतने सोशल मीडिया नया आ गया है और बड़ी नए इश्यूज आ गए हैं। 3.5 करोड़ रुपए एक असम्बली के क्यों दे रहे हैं? देखिए मेरा तो इस बारे में राय बहुत मुख्तलिफ है, आपको पहले भी पता है। मैं तो समझता हूँ कि असम्बलियों को और पैसे देने चाहिए, इनके लिए हर बंदे के लिए एक रिसर्चर रखें, इनके लिए दफ्तर दें, ताकि आपने जिनके हाथों में अपनी तकदीर देनी है उनको वसाइल भी तो देना। आप कहते हैं वसाइल कोई नहीं देना इन्हें, लेकिन तकदीर इन्हें दे देनी है। भाई सबसे बड़ी चीज तो आपने उन्हें दे दी, हुकूमत दे दी, वोट दे दिए, अपना मैंडेट दे दिया, और अब आप कहते हैं कि नहीं जनाब आपको ना दफ्तर देना है ना रिसर्च देनी है। दुनिया एहतराम के साथ सर आप उनको दफ्तर दे दें, वो जब दफ्तर में बैठते ही नहीं है, वो तो बता रहे हैं हाजिरी लगाते हैं चले जाते हैं, तो फिर उस दफ्तर का फायदा क्या होगा? वो देखो तनकीद करना भी हमारा इसीलिए बनता है कि हम उनका एहतसाब करें, लेकिन साथ ही साथ मसलन मुझे आप गाड़ी ना दें और कहें कि हर रोज जनाब वहां आया करो, तो फिर अगर मैं ना आऊं तो फिर आप मेरे से पूछ भी नहीं सकते ना। तो हम तो आपको हम चाहते हैं कि हम उन्हें मराहत दें और फिर पूछ भी सकें। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, क्या ये सियासी छक्का मलिक अहमद खान का? सोहेल वड़ाइच साहब मेरे प्यारे भाई ने छक्का मारा है इसको छक्का कह के, तो इस छक्के पे तो बाद में बात करता हूँ, मैं पहले इस पे बात कर लेता हूँ। और सोहेल वड़ाइच साहब ऐसे छक्के मारते नहीं जैसा आज छक्का उन्होंने मारा है, और जिस तरह की बॉल पे छक्का मारा है उस पे तो उनकी अपनी टीम को भी एतराज़ है, यानी मुझे भी। अच्छा, पहली बात, इन 60 जांबाजों के नाम तो सामने ज़रूर लाएं। हाज़िरी लगवा कर, अलाउंस लेकर, इजलास में शिरकत किए बिना चले गए।
कम अज़ कम इनसे इस हाज़िरी का अलाउंस वापस ले लें या अलामती तौर पर इस सेशन के लिए इनको मुअत्तल कर दें। दूसरी बात, जो हाज़िरी लगाकर शिरकत करते हैं और असम्बली में बैठते हैं, उनकी कारकर्दगी पर भी मलिक अहमद साहब कभी थोड़ी सी रोशनी डालें और उन पर जो हमारा वक्त और पैसे का ज़ियाँ होता है उन पर भी वक्त डालें। और मेरे भाई सोहेल वड़ैच साहब ने कहा इनको सब कुछ दे दो, दे तो दिया है सब कुछ, मुल्क ले गए, तकदीरें ले गए, वसाइल ले गए, मैंडेट ले गए, हमें ले गए और 3,21,000 का फ़ी पाकिस्तानी मकरूज़ है और अब और कितना कुछ दें और कहाँ से ला कर दें। मलिक अहमद साहब ऐवान का तकद्दुस मुकदमा अदालत में, मैडम शेख एक दिन का खर्चा 3.5 करोड़ रुपया, कौमी ख़जाने पर बोझ का ज़िम्मेदार कौन? बड़ी पिछली हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ब्रिज मलिक अहमद साहब जो हमारे भाई हैं, धीमे लहजे के आदमी हैं, बड़ी उन्होंने मज़े की बात की है। मलिक अहमद साहब अपनी ज़िम्मेदारी भी कभी कबूल की। ऐवान सदर का बजट बड़ा, हमारा बजट तबाह हो गया, कभी आपने बात की हो किसी बार अवाम में मुकदमा ले गए हों? वज़ीर आज़म हाउस का बजट बड़ा, साडा बजट तबाह हो गया, मलिक अहमद साहब कदी तुसी बोले हो? वो अरकान पार्लियामेंट की सहूलियात बरात बढ़ गई, साडा तबाह बर्बादी हो गई साडी, कदी तुसी बोले हो? वो मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल ले जाने वालों के खिलाफ कभी आप बोले हों? और 40 ख़ानदान जो निजी बिजली घरों के डाके मार रहा है मुसलसल, कभी आप ऐवान में इस पर बोले हों? पंजाब में मुफ्त मोबाइल बांटे गए, मलिक अहमद साहब क्या वो सरकारी ख़जाना नहीं था? पंजाब में जिन बड़े घरों पर की तज़ीनो आराइश हो रही है और मुफ्त मुफ्ती, क्या वो सरकारी ख़जाना नहीं है? ऐवान का तकद्दुस मलिक अहमद साहब पैमरा कवानीन मंजूर करके नहीं होता, हत्के इज़्ज़त कवानीन पास करके नहीं होता, और एक्स बंदर्स और सोशल मीडिया पर चुप से नहीं होता। नैब आर्डिनेंस और इलेक्शन आर्डिनेंस ला कर अपने मतलब के लिए तो नहीं होता। और आखिरी बात है मलिक अहमद साहब, आप भी किसान हैं, जब किसान रुल गया पंजाब में, ज़राअत रुल गई और ऐवान चुप रहा और आप चुप रहे, तो ना ऐवान का तकद्दुस बढ़ा ना हमारी कुछ सुनी गई। तो मेहरबानी करके एक तो आप आखिरी ये कर लें कि आइंदा से एक आप तहरीक पेश करें अपनों और उनको कहों कि खर्चे कम करें। और दूसरी बात यह है कि उन इश्यूज़ पर भी बोला करें जो आपकी ये हुकूमत है। हाँ खैर वो उस पर भी नहीं बोले होंगे कि टायर 3.25 करोड़ के मरीम नवाज़ साहब के, एक दिन वो जाती उम्रा से हेलीकॉप्टर पे बैठ के दफ्तर आई थी, वो भी नहीं बोले होंगे। 40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल जो चलता है वो भी नहीं बोले होंगे। लेकिन बहरहाल मलिक अहमद साहब, जिसको सोहेल वड़ैच मेरे भाई ने छक्का कहा है, इसमें आप रन आउट हुए हैं और वो छक्का नहीं था, वो स्लिप में कैच हुए हैं आप तो। लेकिन चूंकि हम स्टेडियम में बैठे हुए थे, मैंने रिप्ले में भी देखा है और रिप्ले में भी छक्का नहीं था। सोहेल साहब कुछ कहेंगे? नहीं, जो है ना इरशाद भट्टी साहब, इनको इजाजत है, ये तो हमें इजाजत नहीं देते जब ये ताकतवर थे, लेकिन हम इन्हें इजाजत देते। क्या बात है। इसका मतलब है आज मैं कमजोर हूं और सोहेल भाई ताकतवर हैं, मुझे यही खुशी है कि मेरा भाई ताकतवर है। नहीं, हम तो हमेशा से ही कमजोर हैं और कमजोर ही रहना है। इसकी फ्लिप साइड ये भी हो सकती है कि भट्टी साहब तो हमेशा से ही ताकतवर हैं, उस वक्त भी इस वक्त भी। हाँ नहीं, हमेशा ही ताकतवर, हमारे दिल में तो हमेशा ताकतवर भट्टी साहब हमेशा ही था। अच्छा जी साहब, लेकिन वो शाम रात याद करें जब मैंने आपको एक राहदारी में आवाज मारी थी और कहा था कि मेरे भाई आ जाएं, हम तो उस वक्त भी आपके ताबेदार थे। अच्छा चलें, ये बड़े आदमी, लेट्स सेटल दिस ऑन अनदर फोरम। रीमा, ये बताएं, कानूनी तौर पर कुछ राय मांगी है मलिक अहमद खान साहब ने, क्या कानूनी तौर पर इसका कुछ हो सकता है? आपकी क्या राय? रीना, आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल अनफेमिलियर हूँ इन प्रोसीजर से और कितना होता है ट्रैवल अलाउंस, किसने लिया, उनका क्या मौक़िफ़ है। मैं इम्पोर्टेंट इशू है, हर रुपया बचाना चाहिए हमारी कौमी ख़जाने का, लेकिन मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मैं इस शो पे बैठ के कोई ओपिनियन दे सकूं। अच्छी बात नहीं है, यही कह सकते हैं, अच्छी बात नहीं है बस। ठीक, सलीम साफ़ी साहब। देखिए, एक तो इन असम्बलियों की कारकर्दगी का इससे अंदाज़ा लगा लें कि रीमा जैसी संजीदा और पढ़ी लिखी और ज़्यादा रिसर्च करने वाली खातून भी उस पर तवज्जो दे के अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है
कि ये इतने मजलूम भी नहीं है जितने हम इनको बना के पेश करते हैं। जो बंदा असम्बली का इलेक्शन लड़ता है वो एक गाड़ी का नहीं बल्कि वो दर्जनों गाड़ियों का इंतज़ाम कर सकता है, वो सैकड़ों लोगों को खिला सकता है और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती जब वो असम्बली में नहीं भी होते, क्योंकि गरीब आदमी पाकिस्तानी सियासत में कौमी असम्बली और सेनेट में मुश्किल से आ सकता है। तो ये लोग जब उस वक़्त बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर इधर आके क्यों बर्दाश्त नहीं करते। दूसरा, जिसकी तरफ भट्टी ने इशारा किया कि ये इंतहाई जुल्म था और उस हुकूमत को ये ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे को फजूल खर्ची का ताना दे कि जिन्होंने ईवान सदर के और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात इस बजट में बढ़ाए हों कि जिसमें गरीब का उन्होंने बस चमड़ा ही उतार दिया है और तो कुछ बाकी नहीं बचा। तो एक तो उस हुकूमत के किसी रुकन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरों को ताना दे दे। दूसरी बात ये है कि अभी भी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों के जो चेयरमैन होते हैं या कौमी असम्बली के कमेटियों के जो चेयरमैन होते हैं उनको गाड़ी भी मिलती है, उनको दफ्तर भी मिलता है, लेकिन अमूमन जो लोग मिले होते हैं वो या उनके घरों में काम करते हैं या उनसे कोई और ड्यूटी वो ले रहे होते हैं। रिसर्च करना इधर किसी की रिवायत नहीं है और ये लोग इतने गरीब हैं कि आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त भी एक सेनेटर जो है उसने टिकट 1 अरब रुपए का ख़रीदा, सेनेट का टिकट 1 अरब रुपए का ख़रीदा था, लेकिन कल वो सेनेटर भी कहेगा कि जी मुझे उसको सहूलियात की, और वो ऐसा सेनेटर है कि जो 5 साल में कभी सेनेट में नहीं बोलता। तो ये मामला अब इसके पंजाब और ये ऊपर से शुरू हो जाता है। पहली बात तो ये है कि मलिक अहमद खान साहब को ये भी देखना चाहिए कि लीडर ऑफ द हाउस वो असम्बली में कितनी मरतबा आता है, लीडर ऑफ द हाउस उधर पंजाब में की कितनी मरतबा आती है, क्योंकि ये खर्चा जब पूरा होता है, खर्चा जब ये होता है तो इसके सब जिम्मेदार होते हैं। इस खर्चे को उसके मुताबिक तवज्जो देना फिर पार्लियामेंट को फिर सबका फर्ज होता है। क्या प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को इतना टाइम देता है, क्या कोई वज़ीर आला पार्लियामेंट को इतना कोई टाइम देता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा, और इन आजकल असम्बली के अंदर अगर आप प्रोसीडिंग भी देखें और लोगों के मुतालबात भी देखें तो आप हैरान हो जाएंगी। गाड़ियां सब लेते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। एक 2014 में धरनों के दौरान जब पीटीआई ने इस्तीफा दे दिया असम्बलियों से, तो उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन कई अरकान ने पार्लियामेंट लाजेज भी खाली नहीं किए थे। और असद उमर जैसे आदमी के पास भी, हालांकि उनके पास वो तो कहते हैं ये लोग के बड़े आपलातून हैं और पता नहीं दुनिया में कहाँ कितनी कितनी की तनख्वाह लेते थे, तो उस वक़्त भी उनके ज़ेर इस्तेमाल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को जो गाड़ी मिलती है वो उस गाड़ी को इस्तेमाल करते रहे। सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। लेकिन जी हुकूमत को भी अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स या पैसे बचाओ मुहिम, बचत मुहिम जिसकी बात की थी वज़ीर आज़म ने और फिर कहा था सूबे उसको फॉलो करेंगे, वो तो बस एक ऐलान या एक दावा या एक प्लानिंग वाली चीज़ ही रहेगी। उसके बाद हमने सुना नहीं उसके ऊपर कुछ क्या हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं हुकूमत इसके ऊपर कुछ करेगी। जी उम्मीद ही कर सकते हैं अब क्या। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।